प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य के स्रोतों के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य के विस्तार को जानने में हमें साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातात्विक सामग्री, इन तीनों से ही पर्याप्त मदद मिलती है। मौर्य काल के अध्ययन के स्रोत के रूप में अशोक के अभिलेखों का अत्यधिक महत्व रहा है। अशोक के काल का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभी तक अशोक के 47 से अधिक स्थलों पर अभिलेख प्राप्त हुए, जिनकी संख्या 150 से ज़्यादा है। ये अभिलेख राजकीय आदेश के रूप में जारी किए गए थे, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिखरे पड़े हैं। इन अभिलेखों से एक और जहां साम्राज्य की सीमा के निर्धारण में मदद मिलती है, वहीं इनसे अशोक प्रशासन एवं उसके धार्मिक विश्वास तथा उसके व्यक्तिगत जीवन, उसकी आंतरिक एवं विदेश नीति जैसे अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना मिल जाती है। एक दृष्टि से ये अभिलेख राजतंत्र के पक्ष में प्रोपेगेंडा का एक माध्यम भी बन गए। उस काल में जब आज की तरह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं थी, ये अभिलेख राजकीय प्रचार के महत्वपूर्ण माध्यम बन गए। अशोक के अभिलेख प्रमुख राजमार्गों के किनारे स्थापित थे और बहुत से अभिलेख जो है प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिणी भारत की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित थे, जो मौर्य साम्राज्य के दक्षिण प्रसार की तरफ संकेत करते हैं। इन अभिलेखों को जो है हम कई वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे लघु शिलालेख थे, एक वृहद शिलालेख, ऐसे ही स्तंभ अभिलेख, अन्य प्रकार के अभिलेखों में जैसे लघु स्तंभ लेख या मिश्रित अभिलेख जैसे गुहा अभिलेख। अगर हम वृहद शिलालेख की बात करें तो अशोक के 14 वृहद शिलालेख कुल 8 स्थानों से मिले हैं, और वो 8 स्थान है कलसी, जो उत्तराखंड के देहरादून में है, शाहबाजगढ़ी, मनशेहरा, धौली, जोगढ़, गिरनार, सोपारा, अर्रेगुड्डी। धौली तथा जोगढ़ शिलालेखों पर 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख का अंकन नहीं किया गया है, बल्कि इनके स्थान पर पृथक कलिंग प्रज्ञापन नाम से 2 अतिरिक्त लेख खुदे हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। अपने प्रथम शिलालेख में अशोक जीव हत्या पर पाबंदी की बात करता है। अशोक के दूसरे और 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या है। उसके तीसरे, 5वें और 6ठे शिलालेख से उसकी प्रशासनिक नीति पर प्रकाश पड़ता है। 13वां शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी शिलालेख से अशोक की कलिंग विजय और उसके पश्चात उसके द्वारा बौद्ध धर्म के अपनाने की सूचना मिलती है, और इसी अभिलेख से अशोक की विदेश नीति पर प्रकाश पड़ता है। लघु शिलालेख की जहाँ तक बात है तो अशोक के लघु शिलालेख भी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, जैसे रूपनाथ, सासाराम, दिल्ली, गुर्जरा, सासाराम, भब्रू, बैराट में जो है, मास्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, एररगुड्डी, गोवीमठ, पालकी गुड्डू, राजुल मंडगिरी, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित अहरोरा। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के सारोमारो तथा पनगुडिया, नेट्टूर, कर्नाटक के उदयगोलम तथा सन्नाती से भी लघु शिलालेख की प्राप्ति हुई है।
मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम तथा नेटूर से प्राप्त शिलालेखों में अशोक को उसके व्यक्तिगत नाम से पुकारा गया है। स्तंभ अभिलेख जो है उनकी संख्या 7 थी। अशोक के जो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और जो 6 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरेराज, एक लोरिया नंदनगढ़ से, एक रामपुरवा तथा प्रयाग से। जो प्रयाग का शिलालेख है वो पहले कौशाम्बी में स्थापित था, जिसे बाद में प्रयाग में स्थापित किया गया। अन्य प्रकार के अभिलेखों में अगर हम बात करें लघु स्तंभ लेख की, तो अशोक के जो लघु स्तंभ लेख है वो सांची से, सारनाथ से, कौशाम्बी, रुमेंदेई, निगाली सागर, इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये इन स्थानों पर स्थापित है। इन स्तंभों पर राजकीय घोषणा खुदी हुई है। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को आदेश देता है कि वो संघ भेद को रोके। इसी स्तंभ लेख में अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है। रुमेंदेई अभिलेख से जो है अशोक के काल के करारोपण पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के अभिलेख गुहा लेख के रूप में प्राप्त होते हैं। बिहार के गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इन अभिलेखों में अशोक द्वारा आजीवक धर्मानुयायी को गुफा दान का उल्लेख है। इन अभिलेखों के अलावा तक्षशिला से अरमेक लिपि में लिखा एक भग्न शिलालेख मिला है। कंधार के सरेगुना इलाके से यूनानी और अरमेक लिपि में लिखा गया द्विभाषिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। काबुल नदी के किनारे जलालाबाद के पास से प्राप्त लमघान अभिलेख जो अराइमिक लिपि में है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो है विद्वानों ने अशोक के अभिलेखों को 2 श्रेणियों में बांटा। एक तो बड़े समूह के अभिलेख और दूसरे छोटे समूह के अभिलेख। बड़े समूह के अभिलेखों में 14 वृद्ध शिलालेख और 7 स्तंभ लेख आते हैं। और इस समूह के अभिलेखों से अशोक की जो प्रशासनिक एवं सामाजिक नीति पर प्रकाश पड़ता है, जबकि छोटे समूह के जो अभिलेख हैं उससे उसके वैयक्तिक धर्म के विषय में सूचना मिलती है। अशोक के अभिलेख जो है संपूर्ण भारत में पाए गए हैं और इन अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। परंतु जो उत्तर पश्चिम में सहवाजगढ़ी और मनसेरा के अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेखों में यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार जो है मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में इन अभिलेखों की बड़ी भूमिका दिखती है। अब हम बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य की। साहित्यिक साक्ष्य में 2 तरह के विवरण हैं। एक तो भारतीय विवरण या हम कह सकते हैं देसी साक्ष्य, जिसमें धार्मिक लौकिक साक्ष्य आते हैं। दूसरा है विदेशी विवरण। तो अगर हम भारतीय विवरण की बात करें तो सबसे पहले देशी विवरण या भारतीय विवरण में धार्मिक साहित्य को अगर हम देखें तो इसमें मुख्य तौर पर बौद्ध साहित्य आता है, जिसमें जातक कथाएं हैं। इनसे समकालीन जो है सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था पर प्रकाश पड़ता है। दीर्घ निकाय से राजत्व के सिद्धांत पर प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार से दीपवंश और महावंश, बौद्ध साहित्य में जो है दीपवंश और महावंश, इस ग्रंथ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार एवं अशोक की भूमिका पर प्रकाश पड़ता है। और 10वीं सदी में महावंश पर लिखी गई जो टीका है
वंशतप कासनी से भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। दीपवंश में अशोक को उज्जैनी करमोली कहा गया है। इसी प्रकार से जो दिव्यादान है नामक ग्रंथ भी मौर्य काल की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोकवादान या आर्य मंजूश्री मूलकल्प मिलिंद पन्हो या तारानाथ द्वारा लिखित तिब्बत का इतिहास आदि सभी जो पुस्तकें हैं वो भी मौर्यकालीन जानकारी के स्रोत हैं। जैन साहित्य की अगर बात करें तो जैन ग्रंथों में भद्रबाहु के कल्पसूत्र, हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्व तथा जिन प्रभासूरी की जो विविध तीर्थकल्प से भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाएं वर्णित है तथा पाटलिपुत्र का वर्णन भी मिलता है। इसी प्रकार से हम अगर ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो पुराणों से जो है मौर्य वंशावलियां स्पष्ट होती है। भारतीय विवरण में अगर लौकिक साहित्य की बात करें तो मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त कृत जो है मुद्रा राक्षस से चाणक्य का नंद साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र का पता चलता है। लौकिक साहित्य में सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र कृत बृहद कथा मंजरी से भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार और राजावली कथा में सिंहसेन कहा गया है। तमिल साहित्य में मामूलनार तथा परनर की रचनाएं से भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे हमें मौर्य काल के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। यह पुस्तक जो है 15 भागों और 180 उपभागों में विभाजित है और इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। और अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य या चाणक्य की जो है रचना मानी जाती है। कौटिल्य जिसको चाणक्य भी नाम मिलता है। इस पुस्तक का महत्व जो है इस बात में है कि इसने तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक विचारधाराओं का बेहतर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसमें जो है राजत्व संबंधी विविध विषयों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें जो है नागरिक प्रशासन की दीवानी, फौजदारी और व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख मिलता है। इसी में जो है राज्य के लिए आवश्यक 7 अंगों की चर्चा की गई है। इसके अलावा भी इसमें जो है विदेश नीति, सैनिक अभियान और विजय के उपाय आदि जो है विविध विषयों का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। अब आते हैं हम विदेशी साहित्य में। तो कुछ यूनानी और रोमन विद्वानों की रचनाएं जो हैं वो भी स्रोत सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसमें मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज जो है यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर के राज्य प्रतिनिधि के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र दरबार में था और वह पाटलिपुत्र में 304 से 299 ईसा पूर्व तक रहा। दुर्भाग्यवश उसकी जो मूल रचना है इंडिका वो प्राप्त नहीं है, परंतु विभिन्न यात्रियों द्वारा अपने ग्रंथों में इस पुस्तक का उल्लेख किया गया है, जैसे स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन, प्लिनी। इन सबों ने जो है मेगास्थनीज की इंडिका से विवरण लिया है।
इस प्रकार से जो है एरियन ने भी एनाविसिस नामक एक ग्रंथ में सिकंदर की जीवनी को लिखा है। उसने भी इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है और वो अपने इंडिका में मेगास्थनीज के विवरण का उपयोग करता है। डायोडोरस, जस्टिन तथा प्लूटार्क के विवरण में सिकंदर के भारतीय अभियानों पर प्रकाश पड़ता है, वरन चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन वृत्त पर भी प्रकाश पड़ता है। फाहियान तथा ह्वेनसांग के विवरण से भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। विदेशी विवरण के रूप में इसके अलावा भी नियार्कस और ओनेसिक्रिटिस आदि यात्रियों के विवरण भी मौर्य साम्राज्य के विस्तार को जानने में महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अलावा जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी जो है मौर्य साम्राज्य के विस्तार पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।